नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिकी घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत होने वाले हैं। इससे संबंधित यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। वहीं पे ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि यौन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। वहीं पे लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिकी रूप से तैयार होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा बी वाला। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम आगे बात करते हैं ये बी वाला ही ऑप्शन क्यों करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा लैंगिक सामाजिकरण अर्थात तो जेंडर सोशियोलॉजिकल से संबंधित है और यहाँ पे बात करें तो इसमें और तथा पालन पोषण से संबंधित है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि बी वाला ही ऑप्शन क्यों करेक्ट होता है, तो सामाजिक निर्माण अर्थात जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट, तो मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि लिंग अर्थात जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक संरचना होती है। अर्थात जो मनोवैज्ञानिक होते हैं सामाजिक निर्माण वाले, वो मान के चलते हैं कि जो लिंग होता है वो एक सामाजिक संरचना है, जबकि समाज बचपन से ही लड़कियों को सिखाता है कि उन्हें देखभाल करने वाला अर्थात केयरिंग और कोमल बनाता है। अर्थात समाज जो है लड़कियों को कोमल बनाने की कोशिश करता है, जबकि लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं या उन्हें सख्त होना चाहिए। यह व्यवहार जो है आनुवांशिकी नहीं है बल्कि अर्जित तथा एक्वायर्ड है। अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और डी की बात किया जाए तो ये इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की गई है। ये विकल्प मानते हैं कि लड़के या लड़कियां जन्म से ही किसी खास काम के लिए बने होते हैं, जैसे कि लड़कियां कला के लिए और लड़के आक्रामकता के लिए बने होते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से गलत है और लैंगिक पूर्वाग्रह अर्थात जेंडर बायस जो होता है को दर्शाता है। वहीं पे थोड़ा सा बात करें सी वाले ऑप्शन पे, तो ये सी भी विपरीत अभिरुचियां अर्थात यह कहता है कि कहना गलत है कि लड़के और लड़कियों की रुचियां पूरी तरह उल्टी होती हैं। वो जो है लड़के और लड़कियां कई खेलों में समान रूप से भी आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आज के समय में आपने देखा होगा जहां पे लड़के कार्य करते हैं वहीं पे बहुत सारी लड़कियां भी कार्य करती हैं, अर्थात तो अब भेदभाव बहुत ही कम होने लगा है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 192 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन-सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? अर्थात व्हिच ऑफ दी इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें से कौन-सा होगा? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अर्थात यहाँ पे डेवलपमेंट से की बात की गई है कि जो है प्रत्येक बच्चे की जो गति का सही ढंग से हम लोग उसके विकास का अनुमान लगा सकते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि विकास जो होता है वो परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक नहीं होता है या निर्धारक होता है। और लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि विकास जो होता है वो प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब बात करें इसमें से करेक्ट ऑप्शन की कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे इसका बी वाला हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं यहाँ पे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशंस पे अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि क्या होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है जो हमारा बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। अर्थात बाल विकास कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड अर्थात जटिल प्रक्रिया है, जो कई नियमों और सिद्धांतों पे आधारित है। यहीं पे अगर बात करें तो इसमें से विकल्प जो हमारा बी सबसे सटीक बैठता है, तो ये बी वाला विकल्प क्यों सही है इस पे अगर बात किया जाए, तो यहाँ विस्तार से बताया गया है कि क्योंकि यहाँ पे परिपक्वन और अनुभव की अगर हम बात करें तो ये अंतःक्रिया होता है, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कही गई। अर्थात विकास ना तो केवल जीन्स तथा आनुवांशिकता से होता है और ना ही केवल वातावरण से होता है। अर्थात विकास की हम ना कह सकते हैं कि वो केवल आपके जो जेंडर होंगे उससे होने वाला है, अर्थात तो और आनुवांशिकता से, और ना ही ये जो एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण से होने वाला है। यह परिपक्वन जो कि शारीरिक और मानसिक विकास का जैविक पहलू होता है और अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस से होता है, जो वातावरण से सीखने से मिलता है। इन दोनों के मेल अर्थात इंटरेक्शन से होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो एक बच्चे के पैरों की मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व अर्थात मेच्योर होनी चाहिए, लेकिन उसे चलने के लिए अभ्यास और प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। वहीं पे अन्य विकल्प यहाँ पे गलत होते हैं, क्योंकि सही ढंग से अनुमान अर्थात यद्यप विकास एक पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पे हम वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार होने के कारण हम सही ढंग से किसी का अनुमान नहीं लगा सकते। एकमात्र निर्धारक सी में कहा गया जो कि विकास में अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। आनुवंशिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं पे डी में बात की गई प्रबलन तथा दंड या व्यवहारवाद अर्थात के सिद्धांत का बताता है, जो कि बीएफ स्कैनर के द्वारा दिया गया था, लेकिन यह पूरे बाल विकास को नहीं समझता है। विकास बिना इनाम या सजा के भी स्वाभाविक रूप से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 193 में, जिसके अंदर कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, अर्थात अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे कि बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, अर्थात बच्ची कोई अपने आप क्या कर सकती है इसका हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। या ऑप्शन यहाँ पे सी में कहा गया है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को। या ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे कहा गया है, जो कि लास्ट ऑप्शन है, कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति पर निर्भर होती है। अगर बात की इसमें से क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बात किया था, जिसे हम जेडपीडी भी कहा जाता है, की अवधारणा दी, और यह विस्तार से ऑप्शन सी में बताया गया, इसीलिए सी ऑप्शन सही बैठता है। अगर बात करें जेडपीडी क्या होता है, तो जेडपीडी की परिभाषा की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र उस अंतर या खाली जगह अर्थात गैप को हम लोग कहते हैं, जो इन दो स्तरों के बीच होता है। कौन कौन से स्तर होते हैं, एक तो वास्तविक विकास का स्तर होता है, अर्थात एक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है लेवल होता है, वह कार्य जो बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कर सकता था, इंडिपेंडेंट जब कोई बच्चा किसी कार्य को कर सकता है तो उसे वास्तविक विकास का स्तर कहा जाता है। वहीं पे संभावित विकास का स्तर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहा जाता है। ये क्या होता है, वह कार्य होता है जो बच्चा किसी बड़ों या अधिक जानकार साथी के साथ में मिलकर, या जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं, एमक्यू जिसको हम कहते हैं, की सहायता से क्या करता था, असिस्टेंस से कर सकता है। और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहा जाता है। सरल उदाहरण से अगर हम यहाँ पे समझने की बात करें, तो मान लीजिए एक बच्चा 2 अंकों को जोड़ सकता है,
खुद से, लेकिन उसे 3 अंकों को जोड़ने में शिक्षक की मदद चाहिए। इन दोनों क्षमताओं के बीच का जो फासला या अंतर होता है, उसे हम डिफरेंस कहा जाता है, वही हमारा क्या होता है, जेडपीडी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे हमारा 194 होने वाला है और इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, लेकिन निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। अर्थात कहा गया है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो होते हैं वो याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो ये असमर्थता क्यों आती है, इसके लिए उन्होंने किस कारण को जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, अर्थात लैक ऑफ द हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन जो होता है उसकी कमी होती है रीजनिंग की, या फिर ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की योग्यता, अर्थात इनेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की होती है, या ऑप्शन सी में कहा गया है व्यक्तिगत कल्पित कथा, अर्थात पर्सनल यहाँ पे फेबल की कमी होती है, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है विचार की अनुक्रमणिकता, अर्थात पलट ना सके, अर्थात इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट। अब यहाँ पे बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे इसका डी वाला हो जाएगा। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये क्वेश्चन जो हमारा एक्चुअल में है, यह प्रश्न जीन पियाजे जो हैं, उनके जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्यों सही है, इसकी अगर यहाँ पे थोड़ा-सा हम एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं, तो अनुक्रमणीय अर्थात इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? तो पियाजे के अनुसार इस उम्र के बच्चे अपने विचारों को पलट अर्थात रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे किसी क्रिया को मानसिक रूप से उल्टी दिशा में करके पुरानी स्थिति में नहीं लौट सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। वहीं पे उदाहरण से अगर इसको हम समझना चाहें, तो मान लो एक बच्चे के सामने पानी को एक चौड़े गिलास से पतले और लंबे गिलास में डाल दें, तो बच्चा सोचेगा कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है। वह मानसिक रूप से पानी को वापस चौड़े गिलास में डालकर यह नहीं सोच पाता है कि पानी की मात्रा वही है। इस कमी को अनुक्रमणीयता कहा जाता है, अर्थात तो इरिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। वहीं पे प्रश्न में अगर बात करें, तो याद रखने का अर्थ है हिंदी अनुवाद में। याद रखने शब्द का प्रयोग थोड़ा भ्रामक हो सकता है मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में। तो यहाँ इसका तात्पर्य संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन की क्षमता की कमी से होता है। यानी यह याद रखना कि वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा वही रहती है। यह कमी सीधे तौर पर विचारों को ना पलट पाने के कारण होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, अर्थात तो जो सोशलाइजेशन होती है इज अ प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है, इस पे अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में कहा गया कि मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, या ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि घुलने मिलने तथा समायोजन की, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं इसमें से, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आप थोड़ा-सा यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सामाजिकरण जो हमारा होता है, जिसको हम सोशलाइजेशन भी कहा जाता है, तो ये सोशलाइजेशन जो होता है एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बना रहता है। वहीं पे थोड़ा-सा बात करें, तो यहाँ विस्तार से देखा गया है कि विकल्प बी वाला हमारा सब सही बैठ रहा है। तो क्यों बी सही है, इस पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे संस्कृति का हस्तांतरण अर्थात तो ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर जो होता है, अर्थात सामाजिकरण जो होता है केवल लोगों से बात करना नहीं होता है, यह समाज के नियमों को
अपने भीतर उतारने अर्थात इंटरनलाइज की प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों अर्थात वैल्यूज, विश्वास अर्थात बिलीफ्स और समाज उसके उससे क्या चाहता है यानी अपेक्षाओं अर्थात एक्सपेक्टेशंस को सीखता है और अर्जित करता है अर्थात एक्वायर करता है। तो इस प्रकार से सामाजिकरण हमारा काम करता है। आप थोड़ा-सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन-सी करेगी? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट्स क्या होता है मेथड विल नर्चर द स्टूडेंट्स बेस्ट पोटेंशियल। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में बात करते हैं, तो जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहबंध पर बल दिया जाता है, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या लास्ट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो अब यहाँ पे बात की इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको सी वाला देखने को मिल जाएगा। अब ये सी वाला क्यों होता है इस पे थोड़ी सी बात किया जाए, तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स इसका क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है जैसे कि एनसीएफ 2005 का मानना है कि आकलन जो होता है हमारा अर्थात असेसमेंट का उद्देश्य केवल नंबर देना नहीं है बल्कि सीखने में सुधार करना होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है जो हमारा ऑप्शन दिया गया था विकल्प सी वाला वो सबसे ज्यादा सही बैठता है। क्यों बैठता है? तो यहाँ पे संकल्पनात्मक परिवर्तन अर्थात तो कंसेप्चुअल यहाँ पे चेंज अर्थात इसका अर्थ होता है यह जांचना कि बच्चों की समझ कैसे विकसित हो रही है या वह रटा हो क्या वह रट रहा है या अपनी पुरानी गलत धारणाओं को बदलकर सही अवधारणाएं बना रहा है। यह आकलन का सबसे गहरा स्तर होता है। वहीं पे वैकल्पिक समाधान की बात करें अल्टरनेट जो सॉल्यूशन होता है हर समस्या का एक ही रटा रटाया हल नहीं होता है। जब शिक्षक बच्चों के अलग अलग और नए तरीकों का सम्मान करते हैं और उन्हें भी आकलन का हिस्सा बनाते हैं तो बच्चे की रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी और सर्वोत्तम क्षमता अर्थात बेस्ट पोटेंशियल बाहर आती है। वहीं पे विभिन्न विधियां जैसे कि अगर बात करें तो वेरियस मेथड है कि सिर्फ एक पेपर पेन टेस्ट बच्चे की पूरी काबिलियत तो नहीं बता सकता। इसीलिए प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, क्विज और चर्चा जैसी विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसे रचनात्मक आकलन कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 197 में। इसके अंदर कहा गया है कि इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? क्या विशेषता है? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि धारा प्रवाह से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है, या ऑप्शन बी में कहा गया 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि होती है, या यहाँ पे सी में कहा गया अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्य में लगे रहना, या लास्ट के ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं इसके डिटेल से एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे यह प्रश्न जो हमारा है वो अधिगम आज क्षमता अर्थात लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती हैं उनसे संबंधित है कि पहचान करने के बारे में अर्थात किस प्रकार की समस्या कौन सी डिसेबिलिटी के कारण होती है। तो यहाँ पे ये विस्तार से बताया भी गया है जो कि हमारा विकल्प ए है। तो क्यों सही है अगर इसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो डिसलेक्सिया जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया जो कि विकल्प ए में है जिस समस्या का वर्णन किया गया है उसमें उसे मनोविज्ञान में डिसलेक्सिया कहते हैं क्योंकि यह पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे को क्या होती समस्या तेजी से या धारा प्रवाहता फ्लुएंटली जो होता है पढ़ने में दिक्कत होती है।
और यहीं पे थोड़ा-सा बात करें तो वे अक्सर अक्षरों या शब्दों को उलट कर देते हैं, तो रिवर्स देखते हैं या पढ़ते रहते हैं। जैसे बी को डी में पढ़ लेते हैं या सा को वो क्या करते हैं वाज में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं जब डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में, जहाँ पे कहा गया है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है अनुकूल की प्रक्रियाएं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर बात करते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको डी वाला करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो यहाँ पे देखा जाए डिटेल से एक्सप्लेनेशन, तो जीन पियाजे जो चीज हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कॉग्निटिव, जिसको हम डेवलपमेंट कहा जाता है की थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, उसमें मानता है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, वे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर सीखते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए देखा गया है कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है वो सही बैठ रहा है। क्यों सही है? तो यहाँ पे अनुकूलन अर्थात एडाप्टेशन की बात की गई। अब एडाप्टेशन क्या होता है? तो पियाजे के अनुसार सीखना मूल रूप से अनुकूलन की एक प्रक्रिया होती है। जब बच्चा किसी नई जानकारी या स्थिति का सामना करता है, तो वह उसे समझने के लिए अपने मानसिक ढांचे अर्थात जो स्कीमा को समायोजित करता है। अनुकूलन की दो मुख्य उप प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक होता है आत्मसातकरण अर्थात एसिमिलेशन जिसे हम कहते हैं। इसमें नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ा जाता है। वहीं पे दूसरा होता है समायोजन अर्थात एकोमोडेशन। इसमें क्या किया जाता है कि नई जानकारी के अनुसार अपनी पुरानी सोच या स्कीमा को बदला जाता है। तो ये दो प्रकार के एडाप्टेशन में प्रोसेस होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन 199 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, या लास्ट के ऑप्शन में यहाँ पे कहा गया है बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल से समझ लिया है। अब इसको अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में प्रश्न पूछना एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि जिसका ऑप्शन बी भी एक कारण है, लेकिन विकल्प सी सबसे विस्तृत और शैक्षिक दृष्टिकोण से सही यहाँ पे हो जाएगा। अर्थात तो बी वाला थोड़ा सा सही हो सकता है, लेकिन सी वाला सबसे ज्यादा करेक्ट बैठता है। अब यहाँ पे बी के विस्तार में बताएं क्यों ये सी वाला सही बैठता है। तो यहाँ पे अन्योन्य क्रिया अर्थात जिसको हम इंटरेक्शन कहा जाता है, जो कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो वह शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत अर्थात तो इंटरेक्शन शुरू करता है। वहीं पे बात करें तो यह निष्क्रिय रूप से सुनने अर्थात तो पैसिव लिसनिंग जो होती है से बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। और अगर थोड़ा-सा बात करें संकल्पनात्मक स्पष्टता में अर्थात जिसको हम कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्लैरिटी होती है, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य दुविधा अर्थात कन्फ्यूजन को दूर करना होता है। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो वे अपने दिमाग में बनी गलत धारणाओं अर्थात मिसकंसेप्शन जो बन जाते हैं बच्चों के अंदर को ठीक करते हैं और किसी भी टॉपिक की गहरी समझ जो यहाँ पे अर्थात डीप क्या होती है अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आने या बनाते हैं। प्रश्न पूछने से कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ज्यादा एकदम साफ हो जाते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 200 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कहाँ ले जाती है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन बी सी के अंदर कहा गया है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की, तो इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो यह प्रश्न जो है वो आधुनिक बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड जो साइकोलॉजी है मॉडर्न वाली के एक बहुत प्रसिद्ध कथन पर आधारित है। यदि बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल होती है, ये इस पे कथन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी वाला क्यों सही है। देखो व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है इस पे अगर थोड़ी सी बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा जो हमारी होती है में हम मानते हैं कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। यदि कोई बच्चा कक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे में कमी है, इसका मतलब है कि शायद पाठ्यक्रम जो होता है बच्चे की रुचि या स्तर के अनुसार नहीं बनाया गया है। शायद शिक्षण पद्धति जो होती है अर्थात पेडागोजी जो है या टीचिंग मेथड जो यहाँ पे यूज की जा रही है वो बच्चे के सीखने की शैली से मेल नहीं खाती, या फिर आकलन अर्थात असेसमेंट का तरीका सही नहीं है। तो सुधारात्मक दृष्टिकोण की बात किया जाए तो असफलता शिक्षक के लिए एक संकेत है, उसे अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।